जय हिंद। आइए हम लोग अब एक नए आर्टिकल फंडामेंटल राइट से ही, मौलिक अधिकार से ही पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे हम लोग कई एक अनुच्छेद के बारे में पढ़ चुके हैं जो मौलिक अधिकार में सम्मिलित है, उसी में हम लोग आर्टिकल 17 के बारे में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 17 के बारे में। ठीक है, तो आर्टिकल 17 में कहता है एबॉल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का हिंदी अर्थ होता है छुआछूत। तो छुआछूत जैसी किसी भी प्रथा पर, किसी भी रीति पर, किसी भी रिवाज पर, ऐसी रीति रिवाज, ऐसे ट्रेडिशन, ऐसे फंक्शंस, ऐसे एक्ट जो छुआछूत को बढ़ावा देता है, उन तमाम चीज़ों को एबॉलिश करना है, एक प्रकार के प्रोहिबिट करना है, उस पर प्रतिबंध लगाना है, उस पर रोक लगाना है। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड इट्स प्रैक्टिसेस। अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 के तहत यह एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि आप किसी भी लोगों के साथ छुआछूत जैसी भेदभाव, छुआछूत इन द सेंस कि छूने से आप जो है अपवित्र हो गए, ऐसी धारणा को एबॉलिश करती है, फॉरबिड करती है, इसकी मनाही है इस तरह के प्रैक्टिसेस पे, इन द सेंस इस प्रकार के रीति रिवाज, या फिर कह सकते हैं कि जो भी प्रैक्टिस इसको करता है। इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, और ये दंडनीय अपराध है। यह पनिशेबल ऑफेंस है अगर किसी भी प्रकार की अनटचेबिलिटी या ऐसी कुप्रथा को आप या तो बढ़ावा देते हैं या फिर करते हुए पाए जाते हैं। तो आगे है इन 1976 जो है अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट ऑफ 1955 को अमेंड किया गया था, जो बाद में यह चलकर सिविल राइट एक्ट ऑफ 1955 जो है देखिए, ये जो था ना द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट ऑफ 1955, इसका संशोधन हुआ था 1976 में, जो आगे चलकर सिविल राइट्स एक्ट बना, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यहाँ देख लेते हैं कि जो द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट ऑफ 1955 था, मेक अ पेनल प्रोविजन स्ट्रिंजेंट। कहने का मतलब है कि इस एक्ट के माध्यम से यह प्रावधान किया गया और यह एक दंडनीय अपराध, और अपराध में अगर आप पाए जाते हैं तो उस परिस्थिति में आपको कठोर से कठोर सजा का प्रावधान किया गया। वह इसलिए किया गया क्योंकि हमारे समाज में ना एक लंबे समय से यह कुप्रथा चली आ रही थी, जिसमें कि कुछ एक वर्ग को समाज से एकदम कह सकते हैं हाशिए पर उसे छोड़ दिया गया। उसे लोग इस टर्म्स का यूज बहुत कम करते हैं, लेकिन ऐसे भी दलित जो होते हैं उनका जो है एक प्रकार से उनके साथ जो है छुआछूत का भेदभाव होता था। लोग उनके हाथों का पानी नहीं पीते थे, अपने कुएं में उसे पानी भरने नहीं देते थे, और कह सकते हैं एक प्रकार से उनके साथ पूरी की पूरी तरह से समाज के मुख्य धारा में वो प्रवेश नहीं कर सकते थे। वो हाशिए पर रहते थे, गांव से कहीं दूर उनका किनारा होता था। तो इन तमाम ऐसे कुरीतियों से निपटने के लिए यह जो है द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट ऑफ 1955 में एक पेनल प्रोविजन, मतलब दंड का प्रावधान किया गया, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर अब आज़ादी के बाद, मतलब 1947 के बाद ऐसे कोई कृत्य करता हुआ पाया जाता है, ऐसे कोई कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं कि गंदा ट्रेडिशन करते हुए पाया जाता है, तो उस परिस्थिति में उसे दंड का प्रावधान किया गया। आगे है अनटचेबिलिटी। एक प्रकार से अनटचेबिलिटी को ना आप पूरी की पूरी तरह से इसे डिफाइन तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें पढ़ने को मिलता है। सोशल डिसेबिलिटी इम्पोज्ड ऑन सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्सन बाय रीजन ऑफ बर्थ। आप एक प्रकार से सोशल डिसेबिलिटी पुट कर देते हैं किसी एक व्यक्ति विशेष पर, और वह किस आधार पर किया जाता है? बाय बर्थ, रीजन बाय बर्थ, जन्म के आधार पर, कि भाई अगर आप फलाना कास्ट में जन्म लिए हो तो सिर्फ आप यही काम करोगे, आप इस कास्ट में जन्म लिए हो तो आप सिर्फ यही काम करोगे। हालांकि अब जैसे 1947 और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये कुरीतियों से निपटने के लिए ही यह प्रावधान किया गया था कि एबॉलिश कर देते हैं हम अनटचेबिलिटी जैसी कुप्रथा को, ताकि हम समाज में सभी लोगों को राइट टू इक्वलिटी के नज़र से देख सकें, सभी को बराबर का दर्जा मिल सके। अब कोई भी, चाहे निचली जाति का हो, पिछड़ी जाति का हो, या गरीब हो, या ऐसे निम्न जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, या फिर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके एडवांसमेंट के लिए जो है अब जो है कहा गया कि इक्वलिटी के तहत कोई भी
व्यक्ति किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, रिलीजन से बिलोंग करता हो, कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब निकलती है, गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है, तो उसमें सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए कुछ रिजर्वेशन और कोटा सिस्टम का भी प्रावधान किया गया ताकि उन्हें कम मार्क्स में भी उन्हें जगह मिल सके। ठीक है, तो ये एक प्रकार से कोई ऐसी सोशल डिसेबिलिटी, कहने का मतलब है कि आप उसे कोई कार्य करने से वंचित कर रहे हो क्योंकि वो उसने उस धर्म में, उस जाति में, उसमें जन्म लिया। ठीक है, तो सर्टेन क्लासेस, किसी एक कास्ट को, किसी एक क्लास को आप प्रतिबंध कर देते हो कि नहीं भाई, आप अगर इस कास्ट में जन्म लियो तो यही काम करोगे। ऐसा जो है एक प्रकार से ये कुप्रथा थी, जो अब धीरे धीरे ये खत्म होने के कगार पर, समय लगेगा खत्म होने में, एक दिन में तो ये खत्म होगा नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक जो है धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जैसे जैसे रिजर्व्ड कैटेगरी के लोग या फिर जो जैसे जैसे नए नए हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी पढ़ लिख के आ रहे हैं, तो वो जो है उनमें उतनी भेदभाव की भावना नहीं होती है। जो अर्बन कल्चर को देख लो तो यहाँ कोई कास्टिज्म दिल्ली वगैरह में कोई दिखने को नहीं मिल, सब लोग जा रहे हैं, सब लोग खा रहे हैं, सब लोग वही रेस्टोरेंट, वही सिलेक्ट सिटी मॉल। ठीक है, मतलब एक प्रकार से जो है सोसाइटी धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। और जैसे जैसे इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली जो है लोग प्रगति करेंगे, डेवलप्ड करेंगे, तो धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आएगा। लेकिन ये समय लगेगा, बिकॉज मेंटली तौर पे जो है ना चेंज होने में और बिहेवियरली तौर पे चेंज होने में एक समय लगता है। कॉन्स्टिट्यूशन में हम नए प्रावधान को इंक्लूड कर सकते हैं, बट एट द ग्राउंड लेवल पे है। अब जैसे मैं गांव से भी बिलोंग करता हूँ तो मुझे गांव की रियलिटी पता है। कुछ हद तक ये कह सकते हैं 50% से अधिक ये कम गई है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि 100% जो है अनटचेबिलिटी एबॉलिश हो गई है, ये भी मैं दावा नहीं करता, बट बहुत हद तक ये सब चीज़ें समाप्त हो गई है। अब कोई भी व्यक्ति कहीं का भी जैसे फॉर्म भर सकता है, गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी घूम सकता है, कोई भी मंदिर में प्रवेश कर सकता है। तो ये सब जो है अब चीज़ें धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, लेकिन बट इट विल टेक टाइम। आगे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट ऑफ 1955, यही जो है 1976 में, 1976 में इस राइट का जो है अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट ऑफ 1955 को बदलकर जो है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट ऑफ 1955 किया गया, जिसमें कि अनटचेबिलिटी को पनिशेबल ऑफेंस माना गया। ठीक है, इसको एक जो है दंडनीय अपराध माना गया। इसमें कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं कि अगर इस परिस्थिति में आप पाए जाते हैं तो आप एक आपराधिक श्रेणी में आते हैं और आपको इसमें दंड मिल सकता है। पहला है प्रिवेंटिंग एनी पर्सन फ्रॉम एंटरिंग टेम्पल एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप। कोई भी व्यक्ति को कोई जाति के नाम से, देखो धर्म वाले हो सकते हैं कि भाई अब हिंदू, मुस्लिम या जो कह सकते हैं डिफरेंट धर्म के लोग हैं, वो दूसरे धर्मों में दखल ना दें, लेकिन जो सनातन संस्कृति के लोग हैं, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, उनमें जो भी, चाहे जिस भी क्लास से वो बिलोंग करते हो, जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हो, ठीक है, उनको यह अधिकार है कि वो अपने जो है संस्कृति को सेलिब्रेट करे, अपने आराध्य देव की आराधना करे, पूजा करे, वह भी मंदिर में जाए, वह भी वेद का पाठ करे। ठीक है, वेद और कह सकते हैं या फिर जितने भी कह सकते हैं कि शास्त्र है, ब्रह्म शास्त्र है, उसे अब किसी एक वर्ग तक सीमित रखा नहीं जा सकता। ठीक है, ये नहीं कि जो कह सकते हैं कि अपर क्लास में जन्म लिया है सिर्फ वही जो है पंडितता ही करेगा। अब वेद शास्त्र है, आप उठाइए, किताब खरीदिए और खुद से पढ़िए। ठीक है, वही बातें कही गई है कि आप किसी भी प्रकार को टेम्पल एंट्री में आप बैन नहीं कर सकते कि भाई तुम इस जाति का हो तो इस टेम्पल नहीं जा सकते, नहीं, ये सब नहीं चलेगा। अगर आप सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट आप जो है मंदिर जा सकते हैं। वही प्रावधान किया गया, आप किसी को मंदिर जाने से रोक नहीं सकते, मतलब अगर इस धर्म को मानने वाले हैं, इस धर्म के उपासक हैं तो। ठीक है, आगे है जस्टिफाई अनटचेबिलिटी ऑन ट्रेडिशनल ग्राउंड। अगर कोई व्यक्ति यह पाया जाता है कहते हुए कि यह एक परंपरा है, परंपरा के नाम पर आप अन्याय को करने को कह रहे हैं, तो इस परिस्थिति में भी आप पर जो है दंडनीय अपराध लग सकता है। अगला है डिनाइंग एक्सेस टू एनी शॉप्स एंड होटल्स। कोई शॉप है, कोई मॉल है, कोई होटल है, उसमें आप ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ एक पार्टिकुलर कम्युनिटी और कास्ट वाले लोग को हम एंट्री देंगे, नहीं, आपको सभी को उसमें एंट्री दिलाना होगा। अगर आप ऐसा करते पाए जाते हैं तो आप भेदभाव कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, और ये इट इज अ फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी एंड इट इज एबॉलिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 17। आगे है रिफ्यूजिंग टू एडमिट पर्सन इन हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब आप किसी एक व्यक्ति को धर्म जाति के नाम पर, यहाँ बेसिकली जाति से ही संबंधित है, लेकिन कोई भी धर्म में ऐसी कृतियाँ हो सकती हैं।
अगर उस कृतियाँ या समाज में कोई ऐसी कृतियाँ हैं, ऊंच नीच का भेदभाव है कि आप जो है फलाना व्यक्ति को उस हॉस्पिटल में एडमिट नहीं ले रहे हैं या फिर किसी एक जाति वाले को लोग आप उस एजुकेशन शैक्षणिक संस्थान में आप एडमिशन नहीं दे रहे हैं, तो इस परिस्थिति में आप पर भी यह जो है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट के अंतर्गत आप पर पनिशमेंट जो है आपको मिल सकता है। आगे है प्रीचिंग अनटचेबिलिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर आप किसी भी प्रकार का छुआछूत को प्रचार प्रसार करते हैं, इस परिस्थिति में भी आप पर आपको दंडित किया जा सकता है। आगे है रिफ्यूजिंग टू सेल गुड सर्विस टू एनी पर्सन, या फिर आप जो है किसी भी व्यक्ति को जो है कोई सामान अगर बेच रहे हैं और अगर आप उनके क्लास और कास्ट के बारे में जानते हैं और फिर उन्हें रिफ्यूज कर देते हैं उस सामान को देने से या उनके हाथों से लेने से, इस परिस्थिति में भी आप एक ऑफेंस कर रहे हैं और यू विल बी पनिश्ड इन दैट केस। एक सुप्रीम कोर्ट का जो है हर चीज़ें देखो, सुप्रीम कोर्ट की जो है ना गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, ग्रांटर ऑफ द फंडामेंटल राइट कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, हाई कोर्ट को। तो हर एक रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनते हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन करती है, उसे देखती है, उसे जांचती है, उसे परखती है कि कहीं इसमें कुछ बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्राइन है उसमें तो कोई वायलेशन नहीं कर रहा या फिर जो मौलिक अधिकार है उसको ब्रीच करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है आर्टिकल 17 में अपना कमेंट देती है कि आर्टिकल 17 और एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, देखिए जितने भी फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हैं वो सब हमें स्टेट के अगेंस्ट मिले हैं, मतलब सरकार के खिलाफ। सरकार अगर आपकी जो है मौलिक अधिकारों का हनन करती है, इन दैट केस इफ द स्टेट is try to breach your fundamental right, try to violate your fundamental right, in that case you can directly approach to the Supreme Court and enforce your fundamental right in your favor। ठीक है, अगर स्टेट के खिलाफ जितने भी मौलिक अधिकार मिले हमें स्टेट के खिलाफ मिले, स्टेट के अगेंस्ट मिले कि सरकार आपके मौलिक अधिकारों का हनन ना करे। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आपको सताता है, आपको मारता है, आपको डराता है, धमकाता है या कह सकते हैं किसी भी प्रकार का आपके साथ गलत कार्य करता है, उस परिस्थिति में तो जो भी क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है, उस नियम से आप उस पर केस करेंगे। ठीक है, लेकिन जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो स्टेट के अगेंस्ट मिला है। बट एक एक्सेप्शन के तौर पे, अपवाद के तौर पे आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहती है इसमें अपना कमेंट कहती है कि यह जो एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, क्योंकि स्टेट तो करेगा ही, स्टेट तो कह सकते हैं कोई भी जॉब और अपॉर्चुनिटी में राइट टू इक्वलिटी के तहत सबको जो है इक्वल वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है, लेकिन समाज में ये जो कृतियाँ फैली हैं, यह जो एक इंडिविजुअल हमारे और आपके बीच के जो रिश्ते हैं उससे संबंधित है या अनटचेबिलिटी, तो अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, तो यह जो अधिकार है मौलिक अधिकार वह एक प्राइवेट, एक निजी व्यक्ति से संबंधित है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट इट। ठीक है, मतलब एक प्रकार से निजी व्यक्ति से यह संबंधित है, मतलब एक व्यक्ति किसी दूसरे के साथ छुआछूत की जो है कह सकते हैं कि एक प्रकार से, या फिर कोई भी गांव या समाज के लोग ऐसे एक व्यक्ति दूसरे के साथ ऐसा अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कर सकता है या उसके साथ ऐसी कह सकते हैं कि कृत्य कर सकता है या फिर ऐसे प्रकार के भद्दे कमेंट कर सकते हैं या उसे कोई चीज़ों में रोक सकता है, अड़चन डाल सकता है। लेकिन इस परिस्थिति में यह सरकार की कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक बाध्यता है, ऑब्लिगेशन है कि वह जो है इस मौलिक अधिकारों का हनन होने से रोके, इसका प्रोटेक्शन दे। ठीक है, तो आर्टिकल 17 यहाँ क्लियर हो गया, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आर्टिकल 18 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल देन लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट। Also press the bell icon. If there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.